हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं कमेंट नहीं ले पाऊँगा, एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, कल से चल रही है। तो आज जो है वो टेक्निकल टीम जो है वो आएगी और इसको देखेगी। तो आज जो है वो कमेंट नहीं ले पाऊँगा, बाकी अपन क्लासेस तो वैसी कंटिन्यू रखेंगे। कल हम बात कर रहे थे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में और डबल अकाउंट सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री में हमने क्या कहा कि जितने से प्लस होगा उतने से माइनस होगा। ये सीधा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि प्लस और माइनस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और इस तरीके से अपन ने बातें की कि अगर कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, अगर कुछ जा रहा है तो कुछ आएगा ज़रूर, ठीक है। और हो सकता है कि हम उधारी पे चलें, तो उस केस के अंदर अगर कुछ आ रहा है कुछ जा नहीं रहा है तो हमारे ऊपर उधारी चढ़ रही है। और या फिर ऐसा कैसा हम कुछ बेच रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर हम किसी से पैसा मांगेंगे। और फिर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ आ रहा है लेकिन कुछ भी नहीं जा रहा है, तो उस केस के अंदर हमें प्रॉफिट या इनकम होगा। या कुछ जा रहा है लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस केस के अंदर लॉस और एक्सपेंस होगा। और हमने 3 गोल्डन रूल देखे। पहला देखा डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो प्लस है, जो हमारे पास आ रहा है उसे हम प्लस करेंगे और जो जा रहा है उसे हम माइनस करेंगे। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सेकंड रूल ये देखा। और डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेज, ऑल इनकम और गेन जो वो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक? अब देखिए, डेबिट वर्ड्स कम इन, जो हमारे पास आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डेबिट कहेंगे। जो हमारे पास आता है वो क्या बनता है, हमारी एसेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमने कार खरीदा तो जो कार आई है ये कार हमारे लिए क्या बनेगी, एसेट बनेगी। तीनों रूल को जो है वो समझते हैं। देखिए, जनरल एंट्री में थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। डेबिट वर्ड्स कम नहीं, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कह दो या इसको प्लस माइनस कह दो। सेकंड हमने क्या कहा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर आप क्लास चूक जाते हैं तो उसके इसके अंदर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये फर्स्ट वीक जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम जो फ्री रहेगी। नोट्स जो है वो आप कह रहे हैं टेलीग्राम पे, नोट्स टेलीग्राम पे शेयर नहीं किए जा सकते, आपको पता है ये सारी चीज़ें। जो कोर्सेज होंगे उन कोर्सेज के अंदर अपडेट कर दिए जाएंगे। क्लास नोट्स और एमसीक्यू वगैरह सारे उसके अंदर अपडेट कर दिए जाएंगे। बाकी लाइव स्ट्रीम एब्सोल्युटली फ्री है, सबके लिए फ्री है, कोई किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। आप आराम से देखिए। अगर आप कोर्सेज नहीं ले रहे हैं तो आप क्लास के साथ नोट्स बनाइए, नहीं तो आपको कोर्सेज लेते हैं और वो भी नॉमिनल फीस है, उससे कम नहीं हो सकता। मतलब वो उससे मिनिमम एफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, हम खुद ही नहीं कर पाएंगे, तो वो फीस जो है वो रखी गई है। तो अगर आप कोर्स लेते हैं तो उसके इसके अंदर तो ये नोट्स और ये सारे जो है वो आपके वहाँ पर अपडेट हो जाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अपडेट हो जाएंगे। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो उसके इसके अंदर आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएंगे। डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। ये ऐसा इसीलिए कहना पड़ता है क्योंकि अब जिस फीस पे हम कोर्स दे रहे हैं उस फीस पे राजस्थान में कोई नहीं दे रहा, फिर भी 1-2 स्टूडेंट है जो फिर मैसेज करते हैं कि सर थोड़ा कम कर दीजिए। तो ये कोई सब्जी मंडी पे नहीं है आपकी, कम कर दीजिए। अब इससे कम में फीस हो नहीं सकती, क्योंकि आपको भी पता है कि पूरा टाइम दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और नोट सबसे बेस्ट, क्लासेस सबसे बेस्ट, तो इससे मिनिमम हो नहीं सकता। आप खुद अगर www.oneexam.in पर जाके चेक करेंगे तो इससे कम कोर्स प्राइस नहीं हो सकती। आप खुद देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए, डेबिट वर्ड्स कम इन, जो आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। देखिए, पहला क्या कहा गया, डेबिट वर्ड्स कम इन, जो आ रहा है उसे डेबिट किया जाएगा। तो जो आ रहा है वो हमारे लिए क्या बनेगा, एसेट बनेगा।
संपत्ति बनेगा, मात्राएं थोड़ी इधर उधर हो तो देख लीजिएगा। और ये हमारी लाइबिलिटीज बनेगा, ठीक है। वैसे ये जो है, जो जा रहा है जो आ रहा है, ये दोनों असेट के लिए ही यूज होते हैं मोइनली तो, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन लिख देते हैं, जो जा रहा है वो किसके लिए, लाइबिलिटी के लिए। मैं एक बार आपको अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से होती है वो समझाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उससे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट में उससे हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। और जो देने वाला उससे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। एक सेकेंड है ना भैया। और एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। सर ये क्यों लिखा है, देखिए ये आपको बेसिक एंट्री का जो है सिस्टम समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस तरीके से बेसिकली एंट्री होती है। देखिए एसेट जो है वो क्या होती है, डेबिट होती है। जब वो आती है तो उसे क्या किया जाता है, हम डेबिट करते हैं। तो अगर इसे इसमें कभी इंक्रीज करना हुआ, अगर इसमें कभी इंक्रीज हुआ, मतलब मान लीजिए मेरे पास 5,000 का स्टॉक था, तो 5,000 से स्टॉक मैंने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, क्योंकि वो मेरे पास आया हुआ 5,000 का। अब मान लीजिए 2,000 का और आएगा, तो वो फिर और क्या होगा, डेबिट होगा। तो एसेट जो है, क्योंकि ये डेबिट है, तो डेबिट वालों का क्या होगा, इंक्रीज जब होगा तो ये वापस क्या होंगे, और डेबिट होंगे। और ये जब डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्लियर है। लाइबिलिटी मतलब क्या है, ये हमारा दायित्व है, तो इसका बेसिक नेचर क्या है, क्रेडिट है। बेसिक नेचर क्या है, माइनस है। लोग मेरे में से 10,000 रुपये मांगते हैं, तो ये बेसिक नेचर इसका क्या है कि माइनस हूँ मैं, 10,000 रुपये माइनस हूँ, 10,000 रुपये मेरे से लोग मांगते हैं। डेबिट क्रेडिट वर्ड छोड़ दीजिए, एक बार आप प्लस माइनस समझिए। मेरे पास 5,000 का स्टॉक है, 5,000 का स्टॉक और 2,000 का और हुआ तो प्लस हुआ, 5,000 प्लस 2,000 7,000 हुआ। तो प्लस के साथ प्लस करना होगा, तो मतलब डेबिट करना होगा वापस, पहले से डेबिट है उसे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो जब एसेट आएगी तो डेबिट करेंगे। अब 5,000 था, उसमें से 2,000 का मान लो स्टॉक चला जाता है, तो मेरे पास कितना बचता है, 3,000 बचता है। तो 2,000 का स्टॉक क्या हुआ है, माइनस हुआ। माइनस हुआ मतलब क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। ये सीधा कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट रखिएगा, इससे आपको कोई भी अकाउंटिंग एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी। लाइबिलिटी जो है इसका बेसिक नेचर क्या है, माइनस है। ये क्या है, माइनस। 10,000 रुपये लाइबिलिटी है, मतलब 10,000 रुपये मान लीजिए मैंने बैंक से लोन ले रखा है, 10,000 का लोन दिखा रहा है, मतलब 10,000 रुपये से मैं माइनस हूँ, मतलब 10,000 रुपये मेरे अगर कल को आते भी हैं तो भी मुझे बैंक वाले को पे करना है, मेरे 10,000 रुपये माइनस में है, मतलब मेरे से 10,000 रुपये मांगते हैं। तो इसका बेसिक जो नेचर है वो क्या है, क्रेडिट नेचर है। जिसका बेसिक नेचर क्रेडिट है, उसे इंक्रीज करना है अगर, तो उसे क्या करना होगा, और क्रेडिट करना होगा। और अगर इसे डिक्रीज करना है तो उस केस के अंदर उससे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। सर मतलब 10,000 का लोन था और मान लीजिए मैंने 5,000 का और लोन ले लिया, ठीक है, तो उस केस के अंदर मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, 10,000 की जगह अब कितने हो गए, 15,000। तो 10,000 पहले से क्रेडिट है, 5,000 मुझे और क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले मैं 10,000 माइनस में था, अब 10,000 और 5,000 का और लोन ले लिया, तो टोटल मेरा जो माइनस है, मैं माइनस कितने में हूँ, 15,000 में, मतलब मेरे से 15,000 रुपये लोग हैं जो मांग रहे हैं। मान लीजिए मेरा लोन जो था वो 10,000 का था, और उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, उस 10,000 में से 3,000 रुपये पे कर दिए। तो उस केस के अंदर पहले लोग मेरे से 10,000 मांग रहे थे, अब कितने मांग रहे हैं, 7,000 मांग रहे हैं, मतलब मेरी लाइबिलिटी जो वो कितनी हो गई, 3,000 रुपये से कम हो गई। तो कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले से जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसको कम करना है, तो उतने से डेबिट कर दीजिए। मतलब 10,000 से क्रेडिट हो रखा है, 3,000 से वापस डेबिट कर दीजिए, तो नेट कितना बचेगा, 7,000। यहाँ अकाउंटिंग के अंदर काट छाट नहीं होती कि आप रबड़ लेके बैठे और उसको हटा दें। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। ये जो है ये हमारे क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो इनको देनदार, और ये कौन है, लेनदार। देनदार मतलब ये हमें पैसा देने वाले, ये हमें पैसा देने वाले। तो डेटर का बैलेंस देखिए,
मान लीजिए हमारा डेटर का बैलेंस जो है वो शो कर रहा है 50,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, 50,000 रुपये हमें मिलने वाले हैं, आज नहीं तो कल मिलेंगे। मतलब हम 50,000 रुपये लोगों से मांगते हैं और वो उनसे हम लेंगे कल या परसों, जब भी वो देंगे महीने पर, जो भी हमारी क्रेडिट पॉलिसी उसके हिसाब से वो देंगे। अब मान लीजिए हमने और गुड्स जो है वो उधार बेच दिया, 10,000 का और गुड्स बेच दिया, तो डेटर जो है वो पहले से डेबिट है। अब उनको 10,000 का और गुड्स दे दिया, मतलब कि 10,000 और इंक्रीज करना उनका, क्योंकि पहले 50,000 मांग रहे थे, अब 10,000 का उधारी और दे दिया, तो कितना हो गया टोटल उधार 60,000। मतलब 60,000 लोगों से 60,000 रुपये लोगों से मांग रहे हैं। तो डेबिट को वापस इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। भाई मैथ्स में पढ़ते हो ना, प्लस प्लस जो है वो प्लस होता है और माइनस माइनस, और इस तरीके से। तो इसको इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। और इसको देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 मिनट, लेकिन फिर मैं इसको पूरे को कंसोलिडेट करके मतलब साथ में करके आपको समझाऊंगा, तब आपको पूरी बातें एकदम अच्छे से समझ आ जाए। क्रेडिटर जो है वो क्या है, लोग हमसे जो मांगने वाले हैं, लेनदार जो हमसे मांगते हैं, मतलब ये क्या है, माइनस बैलेंस है इसका, क्रेडिट बैलेंस को या माइनस बैलेंस को। लोग मान लीजिए हमसे 30,000 मांग रहे थे और हमने 10,000 का और उधार माल खरीद लिया, तो अब लोग हमसे कितना मांगते हैं, 40,000 मांगते हैं। तो 30,000 पहले से क्रेडिट हो रखा है, अब इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा हमें, और क्रेडिट करना होगा। तो इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। एक्सपेंस जो है, अभी देखिए पूरी की पूरी एंट्रियाँ जो है वो उनका बेस बना रहे हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें, लेकिन एक बार जैसे बेस बन जाएगा फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस क्योंकि डेबिट है, तो इसको अगर इंक्रीज करना है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, उसको डेबिट करना होगा। और अगर डिक्रीज करना है इसको, तो आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। सर कैसे, मान लीजिए हमने 10,000 का एक्सपेंस कर रखा था और 2,000 का और कर दिया, तो अब 2,000 और एक्सपेंस जो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर इसको कम करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सर एक्सपेंस को कम क्यों करते हैं, वो भी अभी बताएंगे। इनकम जो है इसका बेसिक नेचर जो है वो क्रेडिट है, तो इसको इंक्रीज करना है तो हमें क्रेडिट करना है, और इसको डिक्रीज करना है तो डेबिट करना। सर ये बातें तो ठीक थी, लेकिन खास इसमें पता नहीं चला कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपके मन के भावना जो है वो हमें पता नहीं चला। देखिए असेट हो गया, डेटर हो गया, एक्सपेंस हो गया, और लॉस हो गया। इधर इसका ऑपोजिट अलग कलर से लिख देता, लाइबिलिटी हो गया, और क्रेडिटर हो गया, इनकम हो गया, और गेन हो गया। इस केस के अंदर इनके सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इनको अगर इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। और अगर इनको डिक्रीज करना है तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई खास दिक्कत नहीं है। इसका जस्ट ऑपोजिट, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट किया जाएगा, और डिक्रीज करना है तो इनका डेबिट किया जाएगा। और बेसिक नेचर इनका क्या है, डेबिट है। इनका बेसिक नेचर क्या है, क्रेडिट। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, असेट हो गया, डेटर हो गया, या फिर लॉस हो गया, या एक्सपेंस हो गया, ये जो सारे हैं इनका बेसिक नेचर जो है वो क्या है, डेबिट है। मतलब क्योंकि असेट जो है वो क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम इनके हिसाब से हो गया,
डेबिट द रिसीवर के हिसाब से जो है वो डेटर हो गया, और डेबिट ऑल एक्सपेंस और इनकम, ये जो है ये क्या है, डेबिट। इनको बेसिकली हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट के अंदर क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट या क्रेडिट द गिवर या क्रेडिट द इनकम और गेन। तो ये सारे क्या है, इनके बेसिक नेचर है क्रेडिट। जिनका बेसिक नेचर क्रेडिट है उनको और इंक्रीज करना है तो उसके इसके अंदर वापस क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। जिनका बेसिक नेचर क्रेडिट है उनको अगर कम करना है तो जस्ट ऑपोजिट एक्शन करना होगा, उसको डेबिट करना होगा। जिनका बेसिक नेचर डेबिट है उसको अगर और इंक्रीज करना है तो और डेबिट करना होगा, और अगर उनको कम करना है तो वापस उसको ऑपोजिट क्रेडिट करना होगा। समझ पा रहे हैं सर? इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं सीधा आपको एक अगर सीधा एग्जाम्पल लूँ कि जैसे प्रीपेड एक्सपेंस की आपको एंट्री करनी, बस अगर आपने ये इतना पोर्शन ध्यान रखा ना तो आप अकाउंटिंग एंट्री जो बहुत आसानी से कर सकते हो। और अकाउंटिंग एंट्री अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना तो अकाउंट्स में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हर जगह का तोड़ जो है वो अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग एंट्री है। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है कि खर्चा तो अगले साल का है, पे इस साल कर दिया। अब देखो खर्चा है कौन से साल का, आगे वाले साल का, लेकिन हमने पेमेंट कब कर दिया इसका, अब कर दिया। हम साल भर जब एंट्रियां करते हैं ना तब हम ये नहीं देखते कि इस साल से रिलेटेड या उस साल से रिलेटेड वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं देखते। तो हमने मान लो नॉर्मली क्या कर दिया, एंट्री कर दी कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने इस साल मान लीजिए 60,000 रुपये दिए, तो ये हमने नॉर्मल एंट्री की। एक्सपेंस जो है नॉर्मली डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और इस तरीके से। प्रीपेड एक्सपेंस मान लीजिए 10,000। अब आपको पता चला कि 10,000 जो प्रीपेड है, सिर्फ इसका मतलब अगर ध्यान से समझेंगे ना तो आपकी एंट्री बननी शुरू हो जाएगी। कैसे कि प्रीपेड का मतलब क्या है, ये अगले साल का खर्चा है, लेकिन ये इस साल हमने पे कर दिया। इस साल पे कर दिया तो हमने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। अब ये खर्चा अगले साल का क्या इस साल में लिखना जाना चाहिए क्या, नहीं। एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट के, इस साल के इनकम और इस साल के एक्सपेंस जो मैच करके हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस जो वो कैलकुलेट करेंगे। तो खर्चा जो है वो हमें क्या करना है, ये अगले साल का खर्चा है, मतलब इस साल के खर्चे में से इसको हटाना है। क्लियर है? एक्सपेंस का बेसिक नेचर क्या है, डेबिट है। एक्सपेंस का बेसिक नेचर क्या है, डेबिट है। इसे कम करना है तो इसे हमें वापस क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, टू एक्सपेंस अकाउंट, कितने से, 10,000 से। क्लियर है? अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये क्या बनेगा हमारे लिए, एक असेट बनेगा। असेट क्यों, कि हमने 10,000 रुपये अगले साल के खर्चे का पेमेंट इस साल कर दिया। अगर नहीं करते तो ये हमारे पास क्या होता, कैश होता। या यूँ समझिए कि प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अगले साल का खर्चा 10,000 रुपये का इस साल पे कर दिया, मतलब अगले साल 10,000 रुपये देने की जरूरत नहीं, मतलब 10,000 रुपये हमने खर्चों के मामले में उधार दे रखे हैं इस साल। क्लियर है? तो ये हमारे लिए एसेट बनेगा, और एसेट का नेचर क्या है, डेबिट है। तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। क्लियर है? मान लीजिए यहीं पर अगर आपसे वो कहे होते हैं कि कहाँ चले गए, अगर यहीं पर वो आपसे कहते हैं कि देखिए भाई आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस है कितने से, मान लीजिए 15,000 से, तो आप क्या देखेंगे कि पहले तो देखिए एंट्री कितने से कर रखी है, मान लीजिए वही एंट्री कर रखी है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 से। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, मतलब हुआ हम खर्चा कर चुके हैं। भाई मात्रा इधर उधर हो सकती है ना। भुगतान अब तक नहीं किया। एक्सपेंस ऑलरेडी इनकर्ड है बट वी डिडंट पे टिल नाउ, मतलब इस साल के एंड तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया। सर क्या करें,
एक्सपेंस जो वो सॉरी इसको 60,000 से कर लीजिए। मान लीजिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, ये आपने 60,000 का इस साल भुगतान किया। अब 15,000 रुपये का खर्चा कर चुके हैं, ठीक है, खर्चा कर चुके हैं मतलब कि एक्सपेंस जो वो हम हो चुका है, मतलब उसे क्या करना है, डेबिट करना है। तो सॉरी एक्सपेंस जो उसे बढ़ाना है, बढ़ाना है मतलब हमें क्या करना होगा, एक्सपेंस बढ़ाने के लिए डेबिट करना होगा। तो एक्सपेंस का बेसिक नेचर डेबिट है, तो उसे और इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना होगा। और टू क्या कर देंगे, खर्चा तो है लेकिन इसका भुगतान नहीं किया है। भुगतान नहीं किया मतलब हमारी क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि ये जो 15,000 है इसका खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट करना बाकी है, मतलब ये हमारी क्या हो गई, एक तरीके से उधारी हो गई। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। दो अप्रोच है, दोनों से बताऊंगा। एक तो ये इस तरीके से देखते हैं, इनकम का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या हुआ, सीधा आपने देखा कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस है मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा लिख दिया गया है, मतलब कि आगे वाले साल का है लेकिन इस साल पे कर दिया गया है, मतलब इस साल डेबिट हो गया है, तो उसे हमें क्या करना है, कम करना है, तो वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो उसके बदले में क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा। और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब कि इस साल का खर्चा जो है वो हो चुका है लेकिन अभी भुगतान करना बाकी है, तो उस केस के अंदर ये 60,000 से अगर लिखा है तो 15,000 का अगर आउटस्टैंडिंग मतलब 15,000 का खर्चा और आपको लिखना है, तो उस केस के अंदर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर इनकम की बात करें, अब देखिएगा इनकम का बेसिक नेचर क्या है, क्रेडिट है। मान लीजिए आपने इस साल कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, आपको इस साल इनकम रिसीव हुई है 50,000 रुपये, ठीक है। और साल के लास्ट में आपको दो बातें पता चली कि आपकी कुछ इनकम जो है वो अक्रूड इनकम है और कुछ इनकम आपकी अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब कमा लिया बट मिला नहीं, कमाया नहीं बट मिल गया। समझ पा रहे बात। एक बेसिक प्रॉपर्टी है या बेसिक एजम्पशन है। बेसिक एजम्पशन मतलब कि ये चीज़ मान के पढ़ना है। जब भी आप किसी के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें मान के पढ़ें, जिसमें से तीन है, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। जिसमें से हम बात करें अक्रूवल। अक्रूवल जो वो ये कहता है कि भाई हमें भुगतान किया नहीं किया है, पैसा मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं, खर्चा हो गया तो लिखना है और इनकम हो गई है तो लिखना है। अब देखिए आपने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या है, कमा लिया बट मिला नहीं। कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं। कमा लिया मतलब हमें क्या करना होगा, इस साल की इनकम में लिखना होगा। अब इनकम में लिखना होगा मतलब कि इनकम को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। मतलब इनकम को क्या करना है यहाँ पर, इनकम को क्या करना है यहाँ पर हमें इंक्रीज करना। अब देखिए इनकम जो है बेसिक नेचर इसका क्या है, क्रेडिट है, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो क्या कर देंगे, टू इनकम अकाउंट। मान लीजिए 10,000 से और ये 12,000 से, तो टू इनकम कर दिया आपने कितने से, 10,000। क्लियर है। इसके बदले में क्या होगा, अक्रूड इनकम कितने से, 10,000। सर ये डेबिट लिखा है इसका मतलब क्या, ये आपकी एसेट बनेगी। हाँ सीधी सी बात है, हम कमा चुके हैं लेकिन पैसा नहीं मिला, मतलब हम लोगों से 10,000 रुपये मांग रहे हैं। समझ पा रहे बात। मान लीजिए मुझे आपको पढ़ाना था और कोचिंग की फीस जो थी वो 10,000 रुपये थी। उस केस के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और अभी तक आपसे फीस नहीं मिली है, तो उस केस के अंदर मेरा तो ऑब्लिगेशन पूरा हो चुका है, तो अब मेरे लिए वो क्या बन जाएगी, एक तरीके से असेट बन जाएगी। जस्ट इसका ऑपोजिट अनअर्न्ड इनकम, मतलब कि हमने कमाया नहीं लेकिन इस साल मिल गया। अगर हमने कमाया नहीं तो क्या हमारे इनकम के अंदर उसे लिखा जाना चाहिए था क्या, नहीं, उसे नहीं लिखा जाना चाहिए था। लेकिन लिख चुके हैं क्या, हाँ लिख चुके हैं। लिखते कैसे, जितना रिसीव हुआ जितना पेमेंट हुआ वो साल भर में वो लिखते हैं, ये सारे एडजस्टमेंट लास्ट में किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कमाया नहीं तो इनकम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जिसका बेसिक नेचर क्रेडिट है उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो इनकम अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। टू क्या कर देंगे,
अनअर्न इनकम 12,000। सर ये लाइबिलिटी क्यों बनी? मान लीजिए आपसे मैंने फीस जो है वो पहले दिन ले ली पूरी की पूरी, जैसे 2,000 रुपये फीस थी मान लीजिए, और मैंने पहले दिन ही ले ली। टोटल जो है वो कोर्स जो होता वो 4 महीने का था और फरवरी में शुरू किया, तो फरवरी मार्च अप्रैल और मई में चलना था। फरवरी मार्च अप्रैल और मई, फरवरी मार्च का तो इस साल में था, अप्रैल और मई आगे वाले साल में पढ़ूंगा, लेकिन पैसा पूरा का पूरा मुझे इस साल मिल गया 2,000 रुपये। तो 2,000 में से 1,000 तो इस साल का पढ़ा है और इसी साल में मिला, वो तो सही है, लेकिन 1,000 जो है वो मुझे मिल चुका है, लेकिन अभी तक मुझे मेरा पढ़ाना बाकी है। मतलब मेरे लिए वो एक तरीके से लाइबिलिटी, मतलब मुझे ये काम करना है जिसका पैसा मुझे मिल चुका, मतलब आगे वाले साल मुझे 2 महीने पढ़ाऊंगा जिसका मुझे पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैसा मुझे पहले मिल चुका। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी, मतलब मुझे काम करना है, मेरा ऑब्लिगेशन बाकी रहा। समझ पा रहे बात? तो ये बेसिक इस तरीके से अकाउंटिंग जो वो बनती है। बनती कैसे कि भाई बेसिक नेचर है हर किसी का कुछ ना कुछ, उसके हिसाब से वो चलेगा। अगर उसके बेसिक नेचर के हिसाब, अगर उसमें इंक्रीज होगा तो उसका जो बेसिक नेचर है उसी हिसाब से होगा, और अगर डिक्रीज करना है तो उसका जस्ट ऑपोजिट एक्शन लेना हो। असेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉसेज हो गया और डेटर हो गया। इनका बेसिक नेचर क्या है? डेबिट है। इनका बेसिक नेचर क्या है? डेबिट है। कैसे पता चला? गोल्डन रूल से पता चला। उसके बाद में इससे हमें ये पता चला कि अगर इनके अंदर इंक्रीज हो रहा है तो हमें डेबिट करना, और इनके अंदर अगर डिक्रीज हो रहा है तो उनको क्रेडिट करना। जस्ट इसका ऑपोजिट लाइबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया या क्रेडिट हो गया। इनका बेसिक नेचर क्या है? क्रेडिट है। इनका मूल भाव क्या है? क्रेडिट है। अगर इनके अंदर इंक्रीज करना है तो और क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। जो क्रेडिट है उसको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना होगा, और अगर इनको डिक्रीज करना है तो क्योंकि ये क्रेडिट है, इनको कम करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। ये बेसिक फिलोसॉफी है डबल एंट्री सिस्टम की, और इसी हिसाब से अकाउंटिंग जो वो की जाती है। अगर आपको ये बात अगर समझ आती है तो उस केस के अंदर आपको बेसिक एंट्री जो है उसके अंदर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है देखिए अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिकली होती कैसे? आप क्या करेंगे? साल भर जो है वो अकाउंटिंग करेंगे। साल भर जब अकाउंटिंग करेंगे तो ऐसा कोई अक्रूड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नॉर्मल जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो 50,000 रिसीव हुआ तो पूरे 50,000 रिसीव होने की एंट्री करोगे, 60,000 गए तो पूरे 60,000 की एंट्री करोगे। ठीक है, जिस तरीके से भी हो रहा है वो करोगे। साल के लास्ट में जाके पता करोगे कि क्या कुछ ऐसा है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है और जो इस साल की बुक्स के अंदर आ रखा है, जो आगे वाले साल से रिलेटेड, जिसमें ये 4 हो गए, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग वगैरह ये जो भी एडजस्टमेंट है, इन चारों की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। फिर इसके बाद में कुछ और एंट्रियाँ होती हैं। भाई साल भर की जो एंट्रियाँ वो तो बेसिकली उसके अंदर किसी को दिक्कत नहीं आती। ईयर एंड पे जो एंट्री होते हैं उनके अंदर दिक्कत आती है। तो ये 4 तो इस तरीके से हो गए। फिर उसके बाद में क्या होता है? कुछ प्रोविजन होते हैं, कुछ होते हैं रिजर्व। क्लियर है? कुछ होते हैं प्रोविजन, कुछ होते हैं रिजर्व। प्रोविजन क्या होते हैं? कोई लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट में बनाए जाते हैं, कोई लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट में बनाए जाते हैं। रिजर्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? आप अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं। समझिएगा, जैसे आपको किसी मान लीजिए कि आप जो है आपने 50,000 रुपये कमाए, उस 50,000 में से 10,000 रुपये आप रोक के रखना चाहते हैं, 40,000 ही बांटना चाहते हैं। मान लीजिए हम तीनों पार्टनर ने मिल के 50,000 रुपये कमाए, उसमें से 10,000 जो हम क्या करना चाहते हैं? बिजनेस के अंदर रोक के रखना चाहते हैं ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो काम आए। ठीक है, क्या इससे कोई फिक्स है कि उसी को पेमेंट करना है? कोई लाइबिलिटी फिक्स है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो है 10,000 रुपये हमने सिर्फ रोक के रखे, पैसे हमारे, बस हम उस बिजनेस में से विड्रॉ नहीं कर रहे, हम उसको बिजनेस में रोक के रख रहे हैं ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो काम आए। बाकी 40,000 हमने कर ली। तो ये तो क्या कहलाएगा? रिजर्व, कि भाई हमने पैसा रोक के रखा है। रिजर्व मतलब रोक के रखा है। जस्ट इसका ऑपोजिट प्रोविजन जो वो क्या होता है? कोई लाइबिलिटी के अगेंस्ट में होता है। जैसे डेटर है, उस डेटर में से मान लीजिए 10% डेटर जो है वो पैसा नहीं देंगे, तो ये एक्चुअल में क्या होने वाला? नुकसान होने वाला। प्रोविजन जो है वो एक्चुअल में नुकसान होता है, और ये जो है ये क्या होता है? एक तरीके से हम पैसा रोक के रख रहे हैं। यहाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम पैसा रोक के रखते हैं। रिजर्व की एंट्री होगी और प्रोविजन की एंट्री होगी, इन दो की अपन एंट्री देखेंगे लास्ट के अंदर, फिर इन दो की एंट्री की जाती है। ये हो गया। इसके बाद में होती है क्लोजिंग एंट्री। एक बार मैं सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको, बाकी देखिए अगर आप देखोगे तो नोट्स के अंदर फिर एक से एक, छोटे से छोटे लेके बड़ी से बड़ी सारी एंट्रियाँ जो है उनके बारे में बात करेंगे।
ये सारे सारे कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए, किस तरीके से होता है, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, लाइबिलिटी प्रोविजन क्या होता है, एक से एक छोटी से छोटी बात जो उसको हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस भी पूरा डिटेल के अंदर देखेंगे, जनरल एंट्री, पोस्टिंग, फिर किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, फाइनल एंट्री, ओपनिंग एंट्री वगैरह, ये सारा कुछ, ये पूरा बिल्कुल मतलब जीरो से लेके हम चलेंगे। अकाउंट्स भी वापस डिटेल के अंदर देखेंगे, कौन सा अकाउंट कैसा होता है। जैसे पिछली बार आपकी क्वेश्चन जो था, इसी में से एक क्वेश्चन बना था, ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये इस तरीके से। तो ये बहुत बेसिक सी बातें, लेकिन ये इनके अंदर थोड़ा सा अपने को टाइम देना पड़ेगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो अपन पहले एक बार थोड़ा सा बेस बना के फिर एक एक चीज़ को डिटेल में देखें। तो प्रोविजन और लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे अपन कि भाई प्रोविजन जो वो हम क्या करते हैं, किसी सेट लाइबिलिटी के अगेंस्ट के अंदर करते हैं। रिजर्व जो हम हमारा पैसा रोक के रखते हैं। सर क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि प्रोविजन, लाइबिलिटी वगैरह इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, बेसिक जो डिफरेंस है ना वो ये है कि लाइबिलिटी सर्टेन है या नहीं है, अमाउंट जो है वो फिक्स है या नहीं है, उसके हिसाब से पता करेंगे कि लाइबिलिटी बनेगा, प्रोविजन बनेगा या कंटीजेंट लाइबिलिटी बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम जैसे दें आपको, मान लीजिए बाबा रामदेव ने कहा कि भाई जिनका भी ये एक हमने शैम्पू बनाया है, इस शैम्पू को अगर आप 5 महीने इस्तेमाल करेंगे तो चाहे आपके बाल हेयरफॉल कितना ही हो रखा हो, आपके बाल वापस आ जाएंगे। उस केस के अंदर मान लीजिए किसी ने उसका इस्तेमाल किया, 5 महीने हो गए लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो वो चला गया कोर्ट के अंदर की कोर्ट देखिए ये इस तरीके से झूठा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं और ये सारी चीज़ें, और इस वजह से मेरा नुकसान हुआ और मुझे हर्जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको हर्जाना मिलना चाहिए। सॉरी, कोर्ट ने अभी कुछ भी नहीं कहा। अब बाबा रामदेव जो है उन्होंने अपने वकील से बात की और वकील को पूछा कि क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा श्योर सेट हम जीतेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। थोड़े टाइम केस चला, आगे चला, उसके बाद में फिर वकील से पूछा तो उन्होंने कहा यार 50-50 है, कुछ कह नहीं सकते बाबा जी। बात ये है कि उसने जो दलीलें दी है वो इतनी प्यारी दलीलें दी है, हो सकता है वो जीते, हो सकता है अपन जीते। ठीक है, थोड़ा टाइम और बाद में चले, उसके बाद में फिर बाबा जी ने पूछा कि क्या किस तरीके की सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा देखो केस तो अपन हारेंगे, बस दिक्कत ये है कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितना पैसा देना पड़ेगा, मान हानि का मतलब जो भी उसका लॉस हुआ उसका पैसा कितना देना पड़ेगा। फिर थोड़े टाइम बाद में फिर बाबा जी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा केस हार गए और अपने को 1 लाख रुपए का उसको हर्जाना देना। ये सिचुएशन अलग अलग जो है ये बताएगी कि कब कंटीजेंट लाइबिलिटी होगा, कब प्रोविजन बनेगा, कब जो वो लाइबिलिटी बनेगा। पहली बार जब इन्होंने पूछा कि बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि अपन हारे, अपन तो श्योर जीतेंगे ये केस, तब आपके लिए लाइबिलिटी उसे मानने की जरूरत है क्या? नहीं। तो उसको क्या कहा गया कि रिमोट है, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दो। दूसरे के अंदर उन्होंने क्या कहा कि 50-50 चांस है कि हो सकता है कि हमारे, हो सकता है कि हम जीते। तो यहाँ पर क्या लाइबिलिटी तय टाइप है? नहीं, लाइबिलिटी तय नहीं है, लेकिन 50-50 है, मतलब कि हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं, लेकिन दोनों के चांस बराबर जैसे हो गए। तो उस सिचुएशन में हम उस लाइबिलिटी को थोड़ा बहुत दिखाना चाहते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, तो उस केस के अंदर हम शेयर होल्डर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने बुक्स के अंदर फुट नोट के अंदर लिख देते हैं कि भाई हमारे ऊपर ऐसा केस कर रखा है और इस केस के अंदर हार गए तो बात अलग होगी, उस केस के अंदर कुछ देना पड़ेगा। अभी तक चांस है जो 50-50। अभी यहाँ से हमने शेयर होल्डर को बताना शुरू किया। फिर थोड़े टाइम बाद और केस चला था, उस केस के अंदर थोड़े टाइम बाद में उन्होंने क्या कहा था कि हम हारेंगे ये तो तय है, लेकिन अमाउंट कितना देना पड़ेगा ये पता नहीं। हारेंगे ये तय मतलब लाइबिलिटी तो क्रिएट हो रही है, लेकिन अमाउंट पता नहीं है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। लाइबिलिटी बनानी चाहिए लेकिन लाइबिलिटी बन नहीं पा रही क्योंकि अमाउंट हमें पता नहीं, तो उस केस के अंदर हमें प्रोविजन बनाना होगा। थोड़े टाइम बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि साफ है केस हार चुके हैं और 1 लाख रुपए देने। जब लाइबिलिटी तय हो गई, अमाउंट तय हो गया, तब जाके हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? अभी आज के लिए एक बार अपन इतने पे ही डिस्कशन करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब तब कैपिटल रेवेन्यू इनके बारे में बात करेंगे, फिर पूरा डिटेल में देख के फिर पूरी बिल्कुल बेसिक जीरो से लेके लास्ट तक एंट्री जो है वो देखेंगे, जनरल एंट्री से पोस्टिंग, बैलेंसिंग वगैरह सारा कुछ, एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। ये बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ताकि आपको आगे जो है किसी चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है?
और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे तो ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।